दोस्तों, यह कहानी एक काल्पनिक है। इसमें किसी भी धर्म, जाति या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको कहानी कैसी लगती है। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि रूबी भागती हुई रूम में आती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसका दिल जैसे बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज दौड़ रहा था। वो अपने माथे पर पसीना पोंछती है, एक गिलास पानी पीती है, अपनी भागती हुई धड़कनों को किसी तरह शांत करती है। अब आगे वो जाकर बेड पर बैठ जाती है और फिर एक गहरी सांस लेती है। आज तो बाल बाल बच गई। आई हो अधर्व ने हमें साथ न देखा हो। तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है और अधर्व अंदर आता है। उसे देख रूबी शांत रहने की पूरी कोशिश करती है और किसी काम में बिजी होने की एक्टिंग करती है। वो बेड पर पड़ी फाइल्स उठाकर उनमें घुस जाती है, मतलब पढ़ने का दिखावा करती है। अधर्व एक्टर उसकी तरफ देखता है। रूबी उसकी नज़रों को भांप लेती है और बिना उसकी तरफ देखे सोचती है, हे भगवान, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं इसने देख तो नहीं लिया मुझे समीर के साथ? नहीं भगवान, प्लीज़ मेरी मदद करना। रूबी अपने मन में प्रार्थना करती है। कुछ खाया तुमने? अधर्व कोल्ड टोन में बोलता है। रूबी अधर्व की तरफ देखती है और हल्की सी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, न नहीं। अधर्व अपना फ़ोन उठाता है और फिर खाना ऑर्डर करता है। खाना आने से पहले दोनों शावर ले लेते हैं। अधर्व ने सिर्फ अपनी बॉक्सर पहनी ही थी और रूबी ने उसकी एक शर्ट जो उसके हिप्स तक आराम से आ रही थी, लेकिन उसकी ब्यूटीफुल ग्लासेस गोरी चिट्टी टांगे साफ दिख रही थी। हल्के गीले बालों में अपना सर झुकाए शर्ट को टोरा और अपनी टांगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए रूबी बाथरूम से बाहर आती है। अधर की नज़रें उस पर एक टिक जाती हैं। वो बेड पर पड़ा उसे ही देख रहा था। अरे मतलब हवस भरी नज़रों से घूर रहा था। इसी नीचे नहीं जाएगी ये, वैसे भी कुछ देर में ये भी नहीं रहने वाली। रूबी के शर्ट को खींचकर टांगे ढकने की बेकार कोशिश करता देख अधर्व बेशर्मी से बोलता है। थोड़ी देर में होटल सर्विस वाले खाने की ट्रॉली लेकर आते हैं। ट्रॉली में कई डिशेस और वाइन भी थी, 2 ग्लासेस के साथ। अधर दरवाजा से खाना खुद अंदर लाता है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके अलावा किसी की भी नज़र रूबी के नंगे बदन पर पड़े। दोनों खाना खत्म करते हैं। अब बारी है वाइन की। रूबी को शराब पसंद नहीं है। वो नहीं पीना चाहती थी। अपने बॉस को वाइन नहीं पिलाओगी? सोफे पर बैठा हुआ अथर्व बोलता है। रूबी चुपचाप एक गिलास में वाइन डालकर अथर्व के पास टेबल पर रख देती है और जैसे ही मुड़ती है, क्या मैंने तुम्हें जाने को बोला? अधर्व को कोड आवाज़ सुनकर रूबी के कदम वहीं ठहर जाते हैं। पापा, आपने तो शराब मांगी थी, वो तो मैंने रख दी। रूबी कांपती हुई आवाज़ में बोलती है, मैंने पिलाने को कहा था, रखने को नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि सेक्स स्लेव्स को अपने मालिक को कैसे ट्रीट करती हैं? अधर्व की बात सुन रूबी को बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। हिम्मत करके वो इतना ही बोल पाती है, मेरे लिए ये काम ना नया है बॉस। आज से पहले ऐसा काम नहीं किया मैंने। अभी भी आपकी मेहरबानी से कर रही हूँ। अधर्व रूबी की बात सुनकर अपनी बाहें उठा लेता है। ओह, मेरी मोम की गुड़िया बोलती भी है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। आखिर तुम्हें जिंदगी भर यही करना है मेरे लिए। अधर्व की बात सुन रूबी की आंखें भर आती हैं और उसका दिल फूट फूट कर रोने लगता है। अधर्व उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे एक झटके में
अपनी गोद में बिठा लेता है और वाइन का गिलास उसके हाथ में पकड़ाकर बोलता है, पिलाओ। अधर अपने हाथ रूबी की कमर की ओर लपेट लेता है पर उसे अच्छे से सेट करके बिठाता है। रूबी के गुलाबी कांपते हुए होंठ, उसका खूबसूरत सा चेहरा, उसके गीले टपकते हुए बाल, नों से पानी, उसकी झुकी हुई पलकें देखकर अधर अब बेकाबू सा होने लगता है। रूबी वाइन का गिलास उसके होठों की तरफ लाती है। अधर नहीं पीता। ऐसे नहीं, तुम पिलाओ। अधर की आवाज़ सुन रूबी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। मैं ही तो पिला रही हूँ। अधर अपना सर हिलाता है। नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम पियो फिर अपने मुंह से मुझे पिलाओ। अधर की आवाज़ बहुत सेंसिटिव हो जाती है। वो अपने हाथों से रूबी के बाल जो उसके चेहरे पर आ रहे थे उन्हें पीछे करता है। रूबी हैरान थी, उसने ये पहले किया नहीं था, उसे पता ही नहीं ये कैसे करते हैं। उसका चेहरा देख अधर एक गहरी सांस लेता है। चलो इस बार मैं सिखाता हूँ, पर अगली बार तुम करोगी, ओके? ये बोलकर अधर वाइन का एक घूंट भरता है और अपने होठों को उसके होठों से मिलाता है। रूबी हैरान थी, उसे समझ नहीं आया। उसने जैसा ही अपना मुंह खोला, अधर ने पूरी वाइन रूबी के मुंह में उड़ेल दी। रूबी को वाइन का टेस्ट बहुत गंदा कड़वा लगता है। वो अपने होठों को जैसे ही अधर के होठों से अलग करने को पीछे हटाती है, अधर पीछे से उसका सुर पुश करके उसे और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है। मजबूरी में रूबी को पूरी वाइन गटक जाती है। कुछ सेकंड बाद अधर उसके होठों को आज़ाद करके बोलता है, कैसे लगा टेस्ट? बहुत कड़वा और वाहियात। रूबी डिस्गस्टिंग सा मुंह बना के बोलती है। अधर का एक हाथ जो रूबी को कमर से पकड़े हुए था उसे और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है। रूबी अधर की चौड़ी नंगी छाती से चिपक जाती है। अधर धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है, किसका? वाइन का या मेरे होठों का? अधर का ये फुसफुसाना रूबी के रोंगटे खड़े कर देता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो अपनी गर्दन पर अधर की सांसों की गर्माहट महसूस कर सकती थी। वो थोड़ा पीछे हो जाती है और हल्के से फुसफुसाती है, दोनों का। वो बहुत हल्के से बोलती है लेकिन अधर को सुनाई दे जाता है। वो अपनी भौहें चढ़ा लेता है। उसके एक्सप्रेशन डार्कनेट हो जाते हैं और उसके होंठ का टेस्ट तुम्हें अच्छा लगता है? तुम्हारे उस मॉल वाले सो कोड दोस्त का? अधर बहुत कोड आवाज़ और डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है। अधर की बात सुन रूबी चौंक जाती है। अधर रूबी की कमर पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कस लेता है। अधर के चेहरे पर गुस्सा अब साफ दिखने लगा था। रूबी को उसे ऐसे गुस्से में देख पसीने आने लगता है। रूबी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। उसका दिल अब घबराने लगा। अधर उसे करीब खींचकर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उससे मिलेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि बाहर लॉबी के पास तुम उससे मिली थी। अधर की गुस्से से भरी आवाज़ सुन रूबी की जवान लड़खड़ाने लगती है। मैं नहीं, मैं मिली, वो खुद आया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उससे मिली, वो भी मेरे मना करने के बावजूद। अधर बहुत गुस्से से भरी आवाज़ में दांतों को कसते हुए बोलता है। रूबी की धड़कनें एक बार फिर बढ़ जाती हैं। अब आज क्या होने वाला है उसके साथ ये तो भगवान ही जानता था। अधर उसे अपनी गोद में उठाकर बालकनी में खड़ा कर देता है। बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी और रूबी के बाल भी गीले और शरीर पर कपड़े भी कम थे। वो ठंड से कांपने लगती है। आज पूरी रात तुम यहीं खड़ी रहोगी, यही तुम्हारी सज़ा है अपनी बॉस की बात ना मानने की। रूबी अधर की बात सुन चौंक जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अधर बालकनी में लगे शीशे का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है।
रूबी के पैरों ने जैसे अपनी शक्ति खो दी थी। वो धड़ाम से अपने घुटनों पर गिर जाती है। जमीन पर पड़ी हुई रूबी जोर जोर से रोने लगती है। उसके दर्द का तो जैसे कोई अंत ही नहीं। क्यों अधर्व, क्यों? तुम झूठे थे, तुम्हारा हर वादा झूठा था। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों तोड़ा मेरा दिल? अपनी फूटी किस्मत पर जी भर के रोने के बाद रूबी ठंड में कांपती हुई पास में रखी चेयर पर बैठ जाती है। आज तक अधर्व ने कभी उसे चैन से सोने नहीं दिया था। उसकी हर रात दर्द भी और बिना सोए गुजरती थी। कुर्सी पर बैठकर रूबी गहरी नींद में चली जाती है। अगली सुबह रूबी की आंखें खुलती हैं तो और वो हैरान थी ये देखकर कि वो बालकनी में नहीं, सॉफ्ट नर्म रजाई पे नरम बेड पर थी। वो चौंक जाती है। उसे याद आता है कि कल रात अधर्व ने उसे बालकनी में छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। वो रूम में थी, वो भी बिस्तर पर। वो 3-4 बार अपनी आंखें मलती है ये देखने के लिए कि कहीं ये सपना तो नहीं, पर वो सपना नहीं था। वो सच में बिस्तर पर थी, अपने ही रूम के बिस्तर पर, अकेली। अधर्व उसके आसपास या पूरे रूम में कहीं नहीं था। मैं तो बालकनी में थी, फिर यहाँ कैसे आई? रूबी सोच ही रही थी कि अचानक एक होटल स्टाफ के मेंबर रूम में आती हैं और नाश्ता रखकर चली जाती है। रूबी देखती है कि रूम में अधर्व नहीं है। वो उठकर नाश्ता करती है और तैयार हो जाती है। तभी रूम में अधर्व अपने कोड एक्सप्रेशन के साथ अंदर आता है। रेडी? चलो, कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है। ये बोलकर अधर्व अपना कुछ सामान लेता है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रूबी हैरानी से उसे देखती है। आखिर किस तरह का इंसान है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात को बाहर निकाल ही दिया था तो अंदर क्यों लेकर आया? लेकिन क्यों? जब वहाँ छोड़ ही दिया था तो वापस क्यों लेकर आया? आधार दरवाजे की तरफ जाता है, पर रूबी वहीं हैरान परेशान खड़ी रहती है। उसे अपने पीछे ना आता देख वो बोलता है, क्या अब मैं इनविटेशन दूँ तुम्हें साथ चलने का? अधर्व की आवाज़ सुन रूबी तुरंत होश में आती है और उसे फॉलो करती है। दोनों कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं जहां काफ़ी बिजनेसमैन थे। हर कोई सूट बूट टाई वगैरह में आया था। अधर्व ने ब्लैक सूट, काले चश्मे और काले ही जूते, काफ़ी हैंडसम लग रहा था। हाल में बहुत सारी बिजनेस वुमेन की नज़र अधर्व को कैच कर रही थी। वहीं रूबी भी कोई कम नहीं लग रही थी। खूबसूरत काले बाल, खूबसूरत चेहरा, उस पर हल्का मेकअप, वाइट सेट ग्रे पेंसिल स्कर्ट। हाल के ज़्यादातर जवान बिजनेसमैन की तो नज़र ही नहीं हट रही थी रूबी से। दोनों की जोड़ी लाजवाब लग रही थी। वहीं इन सब के बीच में समीर भी था, हैरानी से, जिसकी आंखें फटी हुई थीं। रूबी को अधर्व के साथ देखकर वो तो चौंक गया था। रूबी अधर्व के साथ आई है, लेकिन क्यों? इनका तो ब्रेकअप हो गया था और अधर्व की एंगेजमेंट तो करिश्मा के साथ होने वाली है। समीर हैरान था। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जो उसे पूछने थे, लेकिन उसने सही मौके का इंतज़ार करना ज़रूरी समझा। कुछ घंटों बाद कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। सब लोग चले गए। अधर्व भी कॉल लेने हॉल के बाहर आ गया। रूबी पीछे फाइल उठा रही थी। मौका देखकर वो दौड़कर रूबी के पास आया। उसे देख रूबी चौंक गई। समीर तुम? रूबी कभी समीर की तरफ तो कभी दरवाजे की तरफ। अब कोर्स कल रात वाली पनिशमेंट वो भूली जो नहीं थी। रूबी, ये अधर्व तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हारा तो ब्रेकअप हो गया है ना? फिर ये? समीर हैरानी से उससे पूछता है। समीर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और हाँ, आधार भी मेरा बॉस है, मैं उसी के लिए काम करती हूँ। रूबी फटाफट बोल देती है। रूबी को डर था आधार देख न ले। समीर हैरान था। इससे पहले वो कुछ बोलते रूबी बोलती है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है,
इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ये बोलकर रूबी भागने ही वाली होती है कि तभी समीर बोल पड़ता है, रूबी मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हम आज शाम होटल में जो पार्टी है वहाँ मिल सकते हैं? रूबी को समझ में नहीं आया कि क्या बोले। वो बस दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। हाँ ठीक है, इतना बोलकर वो भाग जाती है। ये सुनकर समीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। यस यस यस, आज तो मैं अपने दिल की बात बोल ही दूंगा रूबी को। फिर समीर भी वहाँ से चला जाता है। शाम को होटल में बड़ी सी पार्टी होती है। जो लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, ये पार्टी उन सब के लिए थी। सब फैंटास्टिक तैयार होकर आते हैं। रूबी और अधर भी बहुत अच्छे तैयार होकर आए थे। अधर ने ब्लू सूट और रूबी ने एक सिंपल पर्पल कलर की साड़ी डाली थी। अंदर आने से पहले ही अधर रूबी का हाथ अपने हाथ में डाल लेता है। दोनों कपल की तरह लग रहे थे। बहुत से लोग उन्हें देख जेलस फील कर रहे थे। समीर भी उनमें से ही था। वाइट सूट के साथ में ड्रिंक लिए खड़ा समीर जैसे ही रूबी को अधर के साथ बाहों में बाहें डाल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा और जलन महसूस होती है। आज तो किसी भी हाल में रूबी को प्रपोज करना है, उसने ठान ही लिया था। रूबी की नज़र भी समीर पर पड़ती है। वो उसी अधेड़ बुन में थी। उससे बोल तो दिया था, पर अधर से बचते बचाते वो उससे कैसे मिले। म्यूजिक बजने लगता है। बहुत सारे लोग कपल स्टेज पर डांस करने लगते हैं। तभी अधर रूबी को बोलता है, कम ऑन लेट्स डांस। इससे पहले रूबी कुछ बोल पाती, अधर उसे लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। समीर भी अपनी सेक्रेटरी जो उसके साथ आई थी उसे लेकर स्टेज पर डांस करने चढ़ जाता है। समीर का चेहरा देखते ही अधर के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं समीर की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स था। रूबी हैरानी से अधर की तरफ देख रही थी। वो अचानक उसे डांस करने स्टेज पर ले आया। उसे तो ये सब पसंद ही नहीं होता था कभी। फिर वो अपनी नज़रें समीर हटाकर रूबी की तरफ करता है। अधर के हाथ रूबी की कमर पर और रूबी के अधर के सीने पर थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी लाइट्स ऑफ और सिर्फ हल्की सी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिससे अच्छा रोमांटिक माहौल बन जाता है और फिर गाना शुरू हो जाता है। रूबी और अधर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए डांस करते जा रहे थे। वो एक दूसरे के इतना ज़्यादा करीब थे कि एक दूसरे की सांसें भी फील कर सकते थे। दोनों की ही धड़कनें काफ़ी तेज थी। नीचे काफ़ी लोग खड़े सिर्फ अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। डांस करते लोगों को बस देखकर एंजॉय कर रहे थे। जहां ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे तो वहीं किसी की आंखों में से अंगारे बरस रहे थे। दोनों को इतना करीब देख समीर का माथा गर्म हो जाता है। वो इस वक्त किसी रैंडम पार्टनर के साथ डांस कर रहा था। कितना घटिया इंसान है यह। एक बार रूबी का दिल तोड़कर जी नहीं भरा, जो दोबारा नज़दीकियां बढ़ा रहा है। मुझे आज किसी भी हाल में रूबी को अपने दिल की बात बतानी होगी, ताकि मैं इस हरामजादे का पत्ता काट सकूं। समीर को अधर काफ़ी पसंद था ही नहीं। वो हमेशा से रूबी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अधर से अचानक ही बीच में आकर उसका पत्ता काट दिया था। रूबी भी अधर से प्यार करने लगी थी। फिर पार्टनर स्वैप करने वाला डांस शुरू हो जाता है, जिसमें सब अपने पार्टनर को एक दूसरे के साथ स्वैप करेंगे। सभी अपने पार्टनर को स्वैप करते जाते हैं। एक बारी ऐसी आती है कि रूबी समीर के बाहों में आ जाती है। रूबी, मैं आधे घंटे में यहाँ के गार्डन एरिया में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ आना, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हें। समीर मौके का फ़ायदा उठाकर बोल देता है।
रूबी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, देखो समीर, मैं वादा तो नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगी। मुझे पता है कि तुम जरूर आओगी रूबी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रूबी कुछ बोल ही नहीं पाती, बस खामोश रहती है। यहाँ दोनों का डांस चल रहा था, वहाँ किसी का दिल जल रहा था। समीर के हाथ रूबी की कमर पर देख, दोनों को करीब देख अधर के गुस्से की तो जैसे कोई सीमा ही नहीं रही है। उसके अंदर का ज्वालामुखी कभी भी फटने वाला था। उसके गुस्से से भरी आंखें उन्हें ही घूर रही थीं। वहीं रूबी को अपनी बाहों में लेकर समीर को बहुत ही ज्यादा सुकून मिल रहा था। पार्टनर फिर से बदलते हैं और इससे पहले रूबी किसी और की बाहों में जाए, अधर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। रूबी को पकड़ने का जिसका टर्न था, वो खाली हाथ लिए हैरानी से उसे ही देख रहा था, फिर किसी और के साथ डांस करने लगता है। क्या बात चल रही थी, हाँ? और उसके इतना करीब जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा दूर से डांस नहीं कर सकती थी? अधर्व की गुस्से से भरी आवाज सुनकर रूबी खामोश रहती है, क्योंकि वो चाहे कुछ भी बोले, अधर्व को वही समझना है जो वो समझना चाहता था। डांस खत्म करके सब स्टेज से उतर गए। सब एक दूसरे से बातें, ड्रिंक वगैरह करने लगे। यहाँ आधा घंटा होने को आया था। समीर वेट कर रहा होगा, उससे मिलने कैसे जाऊं? रूबी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी। अधर्व एक सेकंड के लिए भी उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी कुछ बिजनेसमैन अधर से मिलने आते हैं। 4-5 लोगों में अधर बिजी हो जाता है। रूबी को ये अच्छा मौका दिखता है। जब तक अधर इनसे फ्री होगा, तब तक तो मैं वो आ भी जाऊंगी, और पूछेगा तो बोल दूंगी कि वॉशरूम गई थी। रूबी नजरें बचाकर भागकर गार्डन में जाती है, जहां समीर कब से उसका ही वेट कर रहा था। रूबी को देखकर समीर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो भागकर उसे गले लगा लेता है। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, समीर हक करके बोलता है। रूबी उसे थोड़ा पीछे करते हुए जल्दबाजी में बोलती है, समीर, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। रूबी को डर था कि कहीं फिर से वह पकड़ी ना जाए, क्योंकि यार लेडी उसके लिए अधर उसे काफी पनिश कर चुका है। इस बार क्या करेगा भगवान जाने। रूबी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब कुछ कहना चाहता हूँ। समीर अब काफी नर्वस हो रहा था। हाँ समीर बोलो, मैं सुन रही हूँ, जल्दी बोलो, रूबी पूछती है। वो बस जल्द से जल्द बात खत्म करके वापस लौटना चाहती थी, ताकि अधर की नज़र में ना आए। रूबी, वो एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें, मेरा मतलब है कॉलेज टाइम से ही मैं तुम्हें बोलना चाहता था, लेकिन समीर बोलने की पूरी कोशिश करता है। क्या समीर, बोलो क्या बोलना है? रूबी जल्दबाजी दिखाती है। समीर एक गहरी सांस लेता है और बोल डालता है, रूबी, आई लव यू। समीर की बात सुन रूबी कड़क होकर खड़ी हो जाती है। वो हैरान थी, शॉक्ड स्टन थी। समीर की बात सुनकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, वो कहे क्या। उसे समीर को सुकून था कि फाइनली उसने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। रूबी को चुपचाप खड़ा देख रूबी के कंधों पर अपना हाथ रखता है, जिससे वो एकदम होश में आ जाती है। रूबी, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। देखो, मैं जानता हूँ मैंने ये अचानक ही बोल दिया, लेकिन अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रूबी 2 कदम पीछे हो जाती है। उसके ऐसा करने से समीर थोड़ा हैरान था। नहीं समीर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रूबी के ऐसे जवाब से समीर को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है। वो उसके करीब आ जाता है और उसका हाथ अपने हाथों में लेता हुआ बोलता है,
मेरा विश्वास करो रूबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आज तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है अपने आप पर। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। रूबी थोड़ा होश में आकर उससे अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। देखो समीर, मैं तुम्हारे प्यार की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त मानती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा। रूबी की ये बातें सुनकर वो और थोड़ा बेचैन हो जाता है। वो रूबी को मनाने की कोशिश करता है। तुम्हें प्यार हो जाएगा रूबी, एक बार मुझ पर भरोसा करो, मुझे एक मौका तो दो। अब उसे लगने लगा था कि समीर को समझाना मुश्किल हो रहा है, तो वो वहाँ से चले जाने का डिसाइड करती है। नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भूल जाओ, मैं प्यार नहीं कर सकती तुम्हें। ये बात बोलकर रूबी वहाँ से जाने लगती है। समीर को रूबी के इस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो रूबी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, लेकिन क्यों रूबी, क्यों प्यार नहीं कर सकती मुझसे? क्या कमी है मुझ में? मैं भी तो हैंडसम हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, पैसे वाला हूँ और तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। रूबी एक गहरी सांस लेती है और शांति से समझाती है, यस एग्जैक्टली, तुम मेरे दोस्त हो। देखो समीर, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छी। रूबी की बात को बीच में काट कर समीर थोड़ा चिल्लाकर बोलता है, नहीं, मुझे तुम ही चाहिए, मुझे कोई बेटा नहीं। अब तो अधर भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में, उसकी करिश्मा से सगाई होने वाली है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है मेरी हो जाने में? रूबी समीर की बातें सुन अब रूबी को गुस्सा आने लगा था। वो जिद पर उतर आया था। देखो समीर, साफ साफ मेरी बात सुनो, मेरी तरफ से सिर्फ ना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अब जाने दो मुझे। रूबी जाने ही वाली होती है कि समीर जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। रूबी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। रूबी, तुम क्यों नहीं समझती रही हो? मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, प्लीज़ मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुशी रखूँगा, मैं वादा करता हूँ। समीर ये बोलकर रूबी के होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले रूबी कुछ रिएक्ट कर पाती, समीर उसके होंठ रूबी की होठों पर थे। रूबी की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। रूबी समीर की इस तरह की हरकत से दंग रह गई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने की। इससे पहले वो कुछ कह पाती, पीछे से एक हाथ आता है और समीर को खींचकर धड़ाम से जमीन पर गिरा देता है। समीर धड़ाम से जमीन पर गिरता है और गुस्से में देखता है कि किसने उसे धक्का दिया। जैसे ही रूबी उस इंसान को देखती है जिसने समीर को धक्का दिया, उसकी आंखें और मुंह शॉक के कारण फट जाते हैं। उसके दिल उसके सीने से बाहर कूदने वाला होता है। आधार आंखों में अंगार लिए गुस्से से उबाल रहा था। उसके अंदर का ज्वालामुखी जैसे किसी भी सेकंड फटने वाला था। आधार समीर को पकड़कर जमीन से उठाता है और बिना रुके लगातार घूंसे पर घूंसे, घूंसे पर घूंसा, घूंसे पर घूंसा पेल देता है। रूबी डर के मारे वहीं खड़ी रहती है। समीर अपने आप को बचाने की कुछ नाकाम कोशिशें करता है, लेकिन अधर्म ने जैसा आज भैरव आ गया था, अधर्म उसे पटक पटक कर मारता है, कभी चीजों से तो कभी जमीन पर। लात घूंसों की बारिश इतनी ज्यादा होती है कि समीर के मुंह और शरीर से बहुत खून निकलने लगता है। ऐसा लग रहा था कि 5 मिनट और अगर अधर ऐसे ही लगा रहा तो समीर मर जाएगा। रूपी जैसे ही उसे देखती है कि अधर ऑलमोस्ट समीर को जान से मारने वाला है, वो भागकर उसे रोकने जाती है। नहीं अधर, अधर प्लीज छोड़ दो इसे, मैं हाथ जोड़ती हूँ अधर, अधर भी मर जाएगा, अधर प्लीज। फाइनली रूबी के इतना ज़्यादा बोलने पर और समीर को ऑलमोस्ट मौत के दरवाजे तक पहुंचाने के बाद अधर्व उसे अधमरी हालत में छोड़ देता है। अधर्व उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है और बोलता है, समीर बिल्कुल लहूलुहान अधमरी हालत में था,
उसकी आंखें भी बंद होने वाली थीं। अधर्व समीर को रूबी की तरफ उंगली करके बोलता है, ध्यान से देख इसे और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, ये मेरी है, सिर्फ मेरी। अगर तूने मुझे इसके 100 फुट के एरिया में दिखा तो अपनी मौत का जिम्मेदार तो खुद होगा। अधर्व ये बोलकर उसे धड़ाम से जमीन पर पटक देता है। उसके अंदर की आग अभी भी शांत नहीं हुई थी। अधर्व अभी भी गुस्से से जल रहा था। उसके कपड़े बाल बुरी तरह से बिखरे थे। वो रूबी की तरफ पलटता है। उसका ये रूप देखकर डर के मारे रूबी का पसीना छूटने लगता है। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा थीं। वो गुस्से में उसके पास आता है और रूबी के बालों को जोर से पकड़कर अपने करीब खींचता है। रूबी को बहुत दर्द होता है, लेकिन अधर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रूबी की होठों को अपने हाथों से साफ करने लगता है। उसके बाद उसे जोर से हाथ पकड़कर खींचता हुआ रूम तक ले जाता है। वो रूबी को ऐसे रास्ते से लाता है जहाँ से कोई उन्हें देख ना सके। आज तो रूबी अपने बचाव के लिए भगवान से भी प्रार्थना नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी उसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आज अधर्व के कहे से रूम में जाते ही अधर्व दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और रूबी को जोर से जमीन पर पटक देता है। रूबी की आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था। अधर्व अपना कोट उठा के फेंक देता है और साइड के बटन खोलते हुए बोलता है, मेरे लाख मना करने के बाद भी, इतनी पनिशमेंट देने के बाद भी तुम उस हरामजादे से मिलने गई। आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगा मैं कि तुम सपने में भी मेरे खिलाफ जनाने की जरूरत नहीं करोगी। तू भी अपने हाथ जोड़कर रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है, माफ़ कर दो मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अधर, प्लीज़ सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़। रूबी के रोने का जैसे उस पत्थर पर कोई असर नहीं पड़ता। अपने कपड़े निकालने के बाद वो हमेशा की तरह रूबी के कपड़े निकालता नहीं, फाड़ देता है। उसका ब्लाउज, पेटीकोट, यहाँ तक कि अंडरगारमेंट के भी चित्रे उड़ा देता है। उसे पकड़ता है और एक जबरदस्त किस करता है उसके होंठों पर। वो किस इतना ज़्यादा दर्दनाक था जैसे अधर रूबी के होंठों से समीर के होंठों का एहसास मिटाने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे वो उसके पूरे बदन पर पागल जानवर की तरह किस करता है। हर एक हिस्से पर अधर के दांतों के गड़ने के निशान थे। रूबी का पूरा बदन लाल हो गया था। वो उसे उठाता है और बेड पर पटक देता है और खुद भी उस पे टूट पड़ता है और एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखकर बोलता है, कल रात को मुझे तुम्हें रूम में लाना ही नहीं चाहिए था, वही मरने देना था ठंड में बाहर। रूबी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे दया की भीख मांग रही थी। अधर उसके पूरे शरीर को नोच डालता है। पूरी रात एक सेकंड का भी आराम नहीं देता उसे। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मेरे अलावा मैं तुम्हारे बदन को छूने का हक किसी को भी नहीं दूंगा। जो तुम्हें छूने की कोशिश करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। यही वर्ड थे जो रात भर अधर्व उसे बोलता रहा। उसका गुस्सा चरम सीमा पर था। धीरे धीरे दर्द भरी रात भी गुजर गई। सुबह होने पर अधर्व अपने कपड़े पहनकर होटल से नीचे वाले बार में चला जाता है। अपने बदन को ब्लैंकेट से ढके हुए रूबी नीचे फर्श पर बंड के सहारे एक जिंदा लाश की तरह बैठी हुई थी। दर्द ने उसके पूरे बदन को जकड़ रखा था। उसकी आंखों के आंसू भी जैसे सूख गए थे। आखिर कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या ये वही अधर्व है जिससे कभी रूबी ने बेइंतहा प्यार किया था? रूबी धीरे से उठकर एक बड़े से आईने की तरफ जाती है और ब्लैंकेट को नीचे गिरा देती है। उसका बदन आईने में साफ दिखता है। शरीर के लगभग हर हिस्से को नोचा है उसने। पूरे शरीर पर लाल निशान थे। रूबी अपने आप पर एक हारी हुई सी हंसी हंसती है और खुद से ही बोलती है, मुबारक हो रूबी, अब तेरी यही जिंदगी है। दूसरी तरफ अधर बार में बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल
दर्द में था, बहुत ज़्यादा दर्द में। क्यों? आखिर क्यों? क्यों मुझे इतना फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं सोचना था। ये हो क्या रहा है? अधर्व अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। सिसोडियम को बर्बाद करने की कसम खाई थी मैंने। जो मैंने प्लान किया था सब ठीक तो जा रहा था, फिर ये सब इतना गलत क्यों लग रहा है? क्यों मुझे उस लड़की से इतना फर्क पड़ता है? क्यों अपने होश खो बैठकर मैं उसे किसी और की बाहों में देखकर अधर्व एक और पैक उठाता है और गटक जाता है? क्यों उसे रोता हुआ देख मेरे सीने में दर्द होता है? मुझे उसे रुलाना है, बेहद रुलाना, उतना जितना उसके बाप ने मुझे रुलाया था, मेरे पूरे परिवार को रुलाया था। यही तो चाहिए था मुझे। फिर क्यों मैं कल उसे ठंड से मरता हुआ नहीं देख सका? क्यों? क्यों उसे उठाकर रूम में ले आया? क्यों? क्यों? नहीं अधर्व, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं है। वो दुश्मन है, वो दुश्मन जिसने तेरी हंसती खेलती जिंदगी तुझसे छीन ली है, तेरा परिवार छीन लिया, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया तुझे। उस पर रहम मत कर। याद कर अपनी माँ के आंसू, अपने बाप की चीखें, अपनी भाई की लाश याद कर। बर्बाद करके रख दी इन्हें, बर्बाद। अधर्व आखिरी पैक लगाता है अपनी दिल में खिलने वाली छोटी सी कली को। फिर से अपनी नफरत और ईगो को पैरों के नीचे कुचलकर अधर्व वापस उसी रूम में आ जाता है। अब कोई दया नहीं, सिर्फ सजा। एक छोटा सा आंसू आँख के कोने से चमकता है, जिसे अधर्व आँख के बाहर निकालने से पहले ही पोंछ डालता है। अधर्व अपने रूम में जाता है। रूबी सारा सामान पैक करके रेडी रखती है। रूबी के चेहरे पर कोई इमोशंस, कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सब ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, किसी जिंदा लाश की तरह। कुछ घंटे के बाद दोनों चेकआउट करते हैं और वापस एयरपोर्ट, फिर वापस अपनी कंट्री आ जाते हैं।